तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ZEE5 के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है भागवत चैप्टर 1 राक्षस। मूवी काफी बेहतरीन है, देखने में आपको मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2009 से रॉबर्ट्सगंज नाम के शहर में, जहां पर एक रात पूनम नाम की लड़की की माँ उसको बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन पूनम का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पूनम की माँ इस चीज से काफी चिंतित हो जाती है क्योंकि वो सुबह घर से निकली थी, जो कि अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर घर वापस आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो रात होने तक भी घर वापस नहीं लौटी। उसकी माँ उसके लिए काफी चिंतित होती है, जो कि उसके पिता और भाई को ये बात बताती है। वहीं उसका दूसरा बड़ा भाई उसको ढूंढने जाता है, लेकिन पूनम उसको कहीं भी नहीं मिलती, तो खाली हाथ वो वापस आ जाता है और अब परिवार में टेंशन का माहौल हो गया था। अब पूनम का एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता था, और पूनम के परिवार वाले साथ ही साथ आसपास के लोग उस लड़के को ढूंढते हैं, तो वो भी अपने शहर मुंबई वापस लौट गया था और यहाँ पर सबको लगता है कि वही पूनम को लेकर भाग गया है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन और गुस्से में थे, जिससे एक इंटर रिलीजन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब कहानी आती है लखनऊ में 2009 अक्टूबर में ही, जहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर विश्वास भागवत पर कमीशन बैठी हुई थी क्योंकि उसने एक मुजरिम को कस्टडी में इतना पीटा कि उसके हाथ और पसली सब टूट गई थी। अब उसके सीनियर्स उससे सवाल जवाब करते हैं, उसको समझाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और ये कहता है कि वो मुजरिम खुद ही गिर गया था। हालांकि ऐसा नहीं था, उसने उसे वाकई में पीटा था। अभी भागवत का सस्पेंशन तो रुक जाता है और उसके सीनियर उसे बताते हैं कि उसे रॉबर्ट्सगंज में ट्रांसफर करा जा रहा है और अब वो ऐसे हाथ उठाना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि वो हर मुजरिम के अंदर पंडित दीक्षित को ढूंढा करता था और वो ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दे। मतलब कि भागवत की किसी पंडित दीक्षित से कोई पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रिमिनल्स को लेकर काफी गुस्सा पल रहा था। अब अगले ही दिन वो अपनी बीवी और बेटी के साथ रॉबर्ट्सगंज आता है, जहां पर दंगे चालू हो गए थे, और रात को उसे यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स मिलने आते हैं, जो कि पूनम वाले केस के बारे में उसे समझाते हैं। जांच में अभी तक यही पता चला है कि पूनम घर से 5000 रुपए, कुछ जेवर और एक शादी का जोड़ा लेकर भागी है। वो किसी से रात भर बातें भी करा करती थी, तो ये सबको प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा था, जिसमें दूसरे धर्म का लड़का उसे भगाकर ले गया। अब भागवत पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है, तो उसके अंदर उसको एक नंबर मिलता है जिससे पूनम की बार बात हुई थी, तो वो ये नंबर अपने जूनियर को देता है कि वो इसकी डिटेल्स निकाले, ट्रेस करवाए। अब अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर उसने पूनम के परिवार को और एक लोकल धर्म के नेताजी को बुलाया हुआ था। नेताजी के लोग थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं और भागवत अपने कांस्टेबल से ये प्रदर्शन बैन करने के लिए बोलता है। अब भागवत पूनम के पिता से बात करता है, जो कि ये कहते हैं कि उनकी बेटी पिछले 10 दिन से लापता है, जिस पर भागवत कहता है कौन सी बड़ी बात है और ये लव अफेयर का मामला होगा, वो खुद ही भागी होगी। लेकिन वो कहते हैं कि पूनम ऐसी नहीं है और रोने लगता है। अब वो आगे ये कहते हैं कि पिछले 10 दिन से एक भी खबर उनकी बेटी के बारे में नहीं मिली है। उसकी बेटी कैसी है, कहाँ पर है, किस हालात में है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। और वो भागवत से ये कहते हैं कि वो उनको एक तारीख बता दे कि किस दिन पूनम यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि उसकी माँ भी काफी तकलीफ में है, जिसके चलते यहाँ पर भागवत ये कहता है कि 15 दिन में उनकी बेटी वापस आ जाएगी। खैर अब इसी बीच हम बनारस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीरा नाम की एक लड़की होती है जो कि कॉलेज में पढ़ती है, जिसे एक रोज सड़क पर खेलता हुआ समीर नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उम्र में उससे थोड़ा सा बड़ा है और स्कूल में साइंस पढ़ाता है। समीर उससे थोड़ी बहुत बात करता है और फिर रोज उसे देखने रोड पर उसका इंतजार करने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि समीर उसमें इंटरेस्टेड है और वो भी समीर में इंटरेस्टेड लग रही थी। एक दिन वो उससे ये कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसका गंगा घाट पर वो इंतजार करेगा, वो जरूर वहाँ पर आए। अब इधर रॉबर्ट्सगंज में भागवत को उस नंबर की डिटेल्स मिलती है, जिससे रात भर पूनम की बातें हुआ करती थी, और ये नंबर किसी प्रवीण साहू का नंबर है। भागवत पूनम के परिवार से पूछता है, तो वो किसी प्रवीण साहू को नहीं जानते थे, और थोड़ा हाथ पैर मार कर भागवत को प्रवीण मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ईंट की भट्टी पर काम करता था। वो पहले भी एक 9 साल की लड़की को भट्टी पर काम करने के लिए लेकर आया था, जिससे काम नहीं होता था, तो उसने उसके परिवार को उसे वापस लौटा दिया। भागवत उससे पूनम के बारे में पूछताछ करता है, तो वो बताता है कि वो किसी पूनम को नहीं जानता और ये नंबर उसकी बहन कौशल्या का है, जो कि 22 फरवरी से लापता है, जिसकी उसने FIR भी दर्ज करवा रखी है, लेकिन उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। मीनवाइल दूसरी ओर समीर से मिलने मीरा घाट पर आती है और दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर दोनों का लव अफेयर शुरू हो गया था। अब कुछ लोग घाट पर आते हैं और लेडीज मीरा को ले जाती हैं और समीर का मुंह काला करके उसकी पिटाई कर दी जाती है, क्योंकि ये सब सार्वजनिक जगहों पर शोभा नहीं देता, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर उनको दिक्कत थी ऐसा करने से। अब रात में समीर मीरा से कॉल पर बात करता है, जो कि उसके लिए रो रही थी, और वो उसे संभालता है। मीनवाइल रॉबर्ट्सगंज में भागवत को कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर 2 नंबर मिलते हैं, जिनसे उनकी ज्यादा बात होती थी, और जब वो नंबर ट्रेस करवाए जाते हैं तो ये 2 अलग अलग लड़कियों के नंबर थे, और वो लड़कियां भी काफी समय से गायब थी। मतलब देख रहे हो यहाँ पर कैसा लूप बन रहा था। मतलब पूनम को ढूंढने निकले थे और उसे ढूंढते ढूंढते और 3 लड़कियों के लापता होने के केस सामने आ गए।
अब भागवत उन 2 लड़कियों का पता लगाने की कोशिश करता है तो सेम उनकी बात भी जिन नंबर से हुआ करती थी वो लड़कियों के ही नंबर थे और वो लड़कियां भी गायब थी। और ऐसे अलग अलग इलाकों से लगभग 10 से 15 लड़कियां अभी तक गायब हो चुकी हैं और फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है कि वो घर से भागी हैं। अब ये चीज जानकर भागवत काफी परेशान होता है और कहता है कि इन लड़कियों का आपस में कोई तो कनेक्शन जरूर होगा, जिस पर उसका जूनियर बताता है कि कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। असल में सीकरी गांव से कुछ लड़कियां गायब हुई थी और कभी वापस लौटकर नहीं आई, ना ही आज तक मिल पाई। एक रोज मंदिर के पास बनी हुई कुटिया में एक्सीडेंट में आग लग गई थी, जिससे ये सामने आया कि वहां पर उन गायब हुई लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे और कोई उन लड़कियों को तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल करके मार देता था। भागवत कहता है कि ये 1984 की बात है, पंडित दीक्षित का केस है और तंत्र विद्या जैसा कुछ भी नहीं था। तब 8 लड़कियां गायब हुई थी और 8 में से उसकी खुद की 14 साल की बहन मोना भागवत भी थी, जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले दिन उसे एक लीड मिलती है जहां पर एक लड़की जो गायब थी उसके घर से कविता शास्त्री नाम की लेडी का नंबर मिला था, जो कि एक फोटोग्राफर है और असल में मनवाड़ी नाम की जगह पर उसका स्टूडियो था। भागवत को भी ये पता चलता है कि मनवाड़ी के आसपास से ही उन लड़कियों को कॉल्स आया करते थे और मनवाड़ी प्रदेश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया था, तो वो वहां पर रेड मार देता है। अब कविता तो नहीं मिलती जो कि किसी काम से नेपाल गई थी, ना ही यहाँ पर और कोई गायब हुई लड़की मिलती। भागवत डीलर से बात करता है जो कि बताता है कि यहाँ पर कहीं और से लड़कियां आती हैं और इस प्रदेश की लड़कियों को कहीं और भेजा जाता है ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। अब ये सुनकर भागवत को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीलर को पीट डालता है। दूसरी तरफ हम समीर को देखते हैं जो कि मीरा के साथ था और वो मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो इसके लिए मान जाती है। तभी भागवत को अपनी बहन की याद आ रही होती है जो कि एक दिन ऐसे ही गायब हो गई थी, फिर कभी भी नहीं मिली, जिससे दुखी होकर वो रोने लगता है। अब उसको पता चलता है कि कविता नेपाल से वापस आ गई है, लेकिन भागवत ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था जहाँ पर वो आई ही नहीं थी। तो वो उसके घर जाता है और उससे चंदा पाल एक और गायब हुई लड़की के बारे में पूछता है जिसके नंबर से कविता को कई कॉल्स आए थे। तो वो बताती है कि ये चंदा पाल नहीं है बल्कि सूरज जायसवाल का नंबर है। अब वो एक दिन उसके पास कुछ फोटोज को डेवलप कराने आया था और फिर उसके पीछे ही पड़ गया। कविता असल में विडो है जिसका एक बेटा भी है, तो सूरज उसके स्कूल तक पहुंच गया था और कविता ने जैसे तैसे उससे पीछा छुड़वाया। अब वो भागवत को वो वाली फोटोज दिखाती है जो कि सूरज डेवलप करवाने आया था, तो ये कोई रैंडम फोटोज ही थी, मतलब कि वो फोटो के बहाने कविता के पास आया करता था और उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें नहीं फंसी। भागवत फिर से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा था। वहीं दूसरी ओर समीर मीरा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मीरा का परिवार शादी के लिए नहीं मानेगा, तो वो उसके साथ भाग चले और वो उसे प्यार करती थी तो इसके लिए भी मान जाती है। अब वो दशहरा के दिन उसको भगाकर ले जाता है और जाने से पहले मीरा अपने परिवार को ऐसे छोड़ने पर बहुत दुखी थी, लेकिन समीर उसको समझा लेता है। अब वो लोग एक लॉज में रुकते हैं जहाँ पर समीर ने मीरा से लाल साड़ी लाने के लिए कहा था जिसे वो पहनकर दिखाने के लिए कहता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर भागवत को पुलिस कांस्टेबल बताता है कि इतने सारे नंबर्स में 2 IMEI नंबर्स थे जिनमें एक अभी 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ है। अब कांस्टेबल उस लड़के को पकड़ लेते हैं जिसने वो फोन ऑन किया था, जो कि बताता है कि ये उसका फोन नहीं है बल्कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करना था, इसलिए उसने इसके अंदर सिम डाली थी और ये फोन उसके फ्रेंड का है। अब भागवत उसके फ्रेंड से बात करता है तो वो ये कहता है कि एक लड़के से उसका रोड पर एक्सीडेंट हुआ था जिसके स्कूटर पर नेताजी की फोटो थी और उसी लड़के का फोन रोड पर गिर गया था जिसे उसने अपने पास रख लिया। भागवत समझ जाता है कि ये दोनों लड़के बोल तो सच रहे हैं और उसे ये भी याद आता है कि कविता के पास जो फोटोज आई थी उनमें से एक में स्कूटर भी है जिस पर नेताजी का फोटो है, यानी कि वो कोई रैंडम पिक्चर्स नहीं थी। अब भागवत इस स्कूटर की डिटेल्स निकलवाता है और ये स्कूटर किसी राजकुमार सिरातिया का था। वो राजकुमार की फोटो निकलवाता है जिसे कविता को दिखाया जाता है, तो वो भी बताती है कि हाँ यही है सूरज। और अब हम वो फोटो देखते हैं तो ये राजकुमार सूरज और कोई नहीं बल्कि अब समीर बन चुका है, यानी कि यही था जो कि लड़कियों को शायद फंसा रहा था। अब भागवत के पास अभी तक कोई भी सबूत नहीं थे, लेकिन अब उसके पास एक चेहरा आ गया था ढूंढने के लिए और वो अपनी टीम से कह देता है कि वो लोग इस राजकुमार के बारे में जहाँ तक जो जान सके जैसी भी जानकारी हो उसको निकाल कर लेकर आए। इधर हम सूरज उर्फ समीर उर्फ राजकुमार को देख पाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा झूठा था, जो कि मीरा को कहीं पर छोड़कर अपने घर भदोई वापस आता है और यहाँ पर अपनी बीवी सुमित्रा और बेटे से मिलता है। जी हाँ, वो शादीशुदा था, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और आज उसके लिए वो गिफ्ट और केक लेकर आया था। दूसरी ओर भागवत को पता चलता है कि राजकुमार की 2 शादियां हुई हैं, एक बीवी रेवा में रहती है और दूसरी भदोई में। दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में पता है और किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। वो पेशे से टीचर है जिसका आस पड़ोस और शहर में बहुत ही सम्मान है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो पढ़ाता कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं मालूम। अब भागवत अपनी टीम को राजकुमार को पकड़ने के ऑर्डर्स देता है और इसमें वो कविता की हेल्प लेता है। अब कविता एक बस स्टॉप पर राजकुमार को बुलाती है और भागवत अपनी टीम के साथ आसपास छुप जाता है, यानी कि वो एक वीडियो तक को भी नहीं छोड़ना चाहता था। खैर थोड़ी देर के बाद में राजकुमार वहां पर आता है और कविता से बात करने लगता है जो कि बहुत डर रही थी, लेकिन भागवत ने राजकुमार को सभी जगह से घेर लिया था, तो वो उसे अरेस्ट कर लेता है। राजकुमार कहता है कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। अब भागवत अपनी टीम से ये कहता है कि ये ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला, बहुत ही ज्यादा ढीठ है, तो वो लोग उसको 48 घंटे तक ना ही
खाना देंगे और ना ही सोने देंगे, क्योंकि वो उसे खाली एक छेड़छाड़ के केस में लेकर आए हैं और असली वाले केसेस से उसका कोई भी ताल्लुकात है ये लिंक अभी यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी कि ये बात अभी साबित नहीं हुई थी, ना ही कोई सबूत था। तो वो 4 दिन में छूट जाएगा और उन्हें उससे पहले उसके मुंह से सच उगलवाना होगा। राजकुमार यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, बार बार यही बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया और पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उसे कुछ सामान और गहने मिलते हैं और एक जोड़ी गहने जो होते हैं वो एक लापता लड़की के गहनों से मैच हो जाते हैं। अब भागवत उन गहनों को राजकुमार को दिखाता है, लेकिन अभी भी वो ऐसा ही रिएक्शन देता है कि जैसे उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता और पुलिस किस बारे में बात कर रही है उसे कोई आइडिया नहीं था। हालांकि उसने ये गहने सुमित्रा तक से छुपा कर रखे हुए थे। अब अगले दिन भागवत राजकुमार की दोनों ही बीवियों को थाने बुला लेता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि सुमित्रा जिससे कि राजकुमार प्यार करता है उसके लिए वो गहने, टीवी, फ्रिज सब कुछ लाता है। महीने के सबसे ज्यादा दिन उसके साथ ही बिताता है। लेकिन बात ये थी कि वो तो राजकुमार से प्यार तक नहीं करती थी। वो ये कहती है कि अभी जो लड़की गायब हुई है उसमें राजकुमार और उसकी पहली बीवी का ही हाथ होगा और उसे तो बस अपने गहने वापस चाहिए। अब दूसरी बीवी राजकुमार से प्यार करती थी और वो उसका हालचाल पूछती है, वहीं सुमित्रा उसे सीधा इग्नोर करके निकल जाती है। अब भागवत राजकुमार से कहता है कि वो अपना गुनाह मान ले और पूनम कहाँ पर है ये बता दे, नहीं तो वो और सुमित्रा जेल जाएंगे और डीलर ये गवाही भी दे देगा। अब राजकुमार फिर से इनकार करता है तो भागवत उसको बताता है कि जो गहने सुमित्रा के पास हैं वो पूनम नाम की लड़की के हैं और सुमित्रा ने खुद ये कहा है कि उसे राजकुमार से कोई मतलब नहीं है और उसको बस गहने चाहिए। वो आगे कहता है कि राजकुमार की हैसियत सुमित्रा के सामने कुछ है ही नहीं, जिसको सुनकर राजकुमार गुस्सा होकर भागवत की कॉलर पकड़ लेता है और भागवत उसको पीट डालता है। अब राजकुमार ये कहने लगता है कि ऐसे पीटने से शायद उसकी 2 पसलियां टूट गई हैं और अब भागवत सस्पेंड हो जाएगा। तो भागवत ये बोलता है कि अगर उसने उसकी पसली तोड़ी होती तो वो ये बात बोलने के लायक भी नहीं बचता। खैर अगले दिन भागवत सुमित्रा पर 3rd डिग्री करवाता है और ये देखकर राजकुमार परेशान हो गया था। अब भागवत उसके पास आता है जो कि राजकुमार से ये कहता है कि सुमित्रा कन्फेशन दे चुकी है और अब उसकी बारी है। अब वो ये कहता है कि पूनम ज्वेलरी शॉप पर काम करती थी, ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, 28 साल की भी हो गई थी, शादी भी नहीं हो रही थी और ऐसे में राजकुमार ने उसे प्यार दिया और वो उसके प्यार में पड़ गई। फिर उसने उसे अपने साथ चलने के लिए मनाया और वो 2-3 दिनों में मान भी गई थी और वो उसे भगाकर दूसरे शहर ले गया। अब वहाँ पर उसने उसके साथ एक लॉज में रात गुजारी और सुबह ये कहा कि वो उसे अपने गुरुजी से मिलवाने ले जा रहा है। वो इसके लिए मान भी गई थी, खुश भी थी और उसने मंगलसूत्र और सारी चीजें पहनी हुई थी। अब राजकुमार ने ये बोला कि वो अपने गुरुजी के सामने ऐसे नहीं जा सकते, उनको साधारण वस्त्रों में जाना पड़ेगा, तो वो अपना सामान यही लॉज के रूम में ही रख दे और वो ऐसे ही करती है। जिसके बाद वो उसको बस स्टॉप लेकर आया, जहाँ पर उसने उससे ये कहा कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए तो वो ये आयुर्वेदिक दवाई खा ले और बाथरूम में जाकर ही खाए ताकि उल्टी वगैरह हो तो वहीं पर हो। पूनम यहाँ पर प्यार में पागल उस दवाई को खा लेती है और ये दवाई असल में साइनाइड था, यानी कि जहर था, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट मारी गई। अब राजकुमार जो था वो लॉज में वापस आता है, पूरा सामान, ज्वेलरी सब कुछ बटोर कर वापस से सुमित्रा के पास घर आ जाता है। अब भागवत एक पुलिस ऑफिसर को उस इलाके के पुलिस स्टेशन भेजता है जहाँ के बारे में राजकुमार ने जिक्र किया था। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ 5 अक्टूबर को एक लाश तो मिली थी, लेकिन कोई भी उसको ढूंढने नहीं आया तो उन्होंने बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। भागवत को ये जानकर बहुत दुख होता है और वो पूनम के घर जाकर उसके परिवार वालों से माफी मांगता है कि वो उनकी बच्ची को नहीं बचा पाया। अब अगले दिन वो राजकुमार को पूनम वाले मर्डर स्पॉट पर लेकर आता है, जहाँ पर वो चार्जशीट बनाता है और वापस आते वक्त वो दोनों साथ में खाना खाने रुकते हैं। अब राजकुमार की आंखों में अभी भी कोई शर्म नहीं थी, ना ही कोई पछतावा था। वो बड़े आराम से अपनी कहानी सुनाने लगता है और पहली लड़की से बताना शुरू करता है कि आखिरकार क्या हुआ था, जो कि उसने 2005 में पहली लड़की को फंसाया और फिर उसको मार डाला, फिर अगली लड़की और ऐसे ही वो 19 लड़कियों को अपना शिकार अब तक बना चुका है। और आखिरी मीरा थी जिसको भी वो बस स्टॉप पर लाया, उसको जहर दिया कि ये अबॉर्शन की गोली है और वो भी ऐसे ही मारी गई। अब भागवत को ये सब सुनकर जानकर बहुत दुख होता है और वो राजकुमार से कहता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि राक्षस है और इसलिए इस मूवी का नाम भागवत चैप्टर 1 द राक्षस है। अब अगले दिन राजकुमार को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर वो अपना केस खुद ही लड़ने के लिए बोलता है और भागवत से बोलता है कि वो यहाँ से बाइज्जत बरी होकर सीधा फुर हो जाएगा। अब भागवत उसके बारे में और जानकारी निकालता है तो बस स्टॉप से एक गवाह भी मिलता है जिसने उसे पूनम के साथ देखा था और एक आदमी बताता है कि वो 2003 में एक लेडी के गहने लूटने में पकड़ा गया था और उस दिन वो पिटा भी था और उसने तब कसम खाई थी कि अब वो किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। यानी कि बेसिकली माना जाए तो वो साइको सा हो गया था। अब केस शुरू होता है और राजकुमार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो वो पूनम के साथ देखा गया था, जिस पर वो ये कहता है कि हाँ वो दोनों भागे थे, साथ में भागे थे। लेकिन हुआ ये था कि समय बीतता रहा, लेकिन पूनम उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाती रही थी। अब एक पंडित भी सामने आता है जिसके सामने राजकुमार पाप धोने गया था। वहाँ पर उसने बताया कि उसने एक कुंवारी के साथ संभोग किया और फिर उसको जहर देकर मार दिया। इस बात को भी राजकुमार बिल्कुल तोड़ मरोड़ देता है। अब इसी बीच पूनम के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि बताता है कि हाँ बाथरूम की कुंडी अंदर से बंद थी और पूनम की लाश देखकर लग रहा था कि उसने खुद को ही खत्म किया था। और इस तरह राजकुमार पूरे केस को अपने ऊपर से हटवाकर खुद को खत्म करने वाले मामले में बदल देता है।
यानी कि उसका ये कहना था कि सारी लड़कियां खुद को खत्म कर रही थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत था। वो सबको यही बोला करता कि बाथरूम में जाओ, वहां पर इसको जाकर खाना। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लड़की वॉशरूम के अंदर जाएगी तो अंदर जाकर कुंडी तो लगाएगी। तो केस यहाँ पर ऐसा बनता था जैसे कि उसने खुद को खत्म किया हो, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था और यहाँ पर कभी पुलिस ने डिटेल में इस चीज को चेक नहीं किया तो कोई भी सबूत ही नहीं मिला। अब भागवत को एक बात याद आती है कि राजकुमार कहीं ना कहीं से तो साइनाइड लेता ही होगा, तो वो एक अतर की दुकान तक जाता है जहाँ से राजकुमार अतर लिया करता था और इसी अतर वाले आदमी के पिता ज्वेलरी बेचते थे। अब वो उस आदमी तक जाता है जो कि ये बताता है कि वो जेल में राजकुमार से मिला था और वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी और वो उसे साइनाइड देने लगा जो कि चांदी साफ करने में काम आती थी। अब ये आदमी कोर्ट में आता है तो राजकुमार उल्टा उसे अपनी बातों में उलझा देता है। ये बोलता रहता है कि अगर उसने उसे साइनाइड बेचा है तो कोई रिसीट तो होगी, लेकिन वो उसके पास नहीं थी। तो उल्टा राजकुमार उसे अपनी ही बातों में उलझा देता है, जिसके चलते डर के मारे यह आदमी अपना ही बयान बदल देता है कि कहीं उसको जेल ना हो जाए और ये कहता है कि वो राजकुमार को साइनाइड नहीं देता था। अब केस यहाँ पर महीने दर महीने चलता रहता है, साल बीतते हैं, लेकिन राजकुमार के खिलाफ कोई भी पुख्ते सबूत नहीं मिल पाते और तो और वो आजादी से घूमने लगता है। अब भागवत इस चीज से काफी हताश हो गया था, निराश हो गया था, क्योंकि ये केस अब हाथ से निकल चुका है और राजकुमार बाइज्जत बरी कभी भी हो सकता है। वो अपनी बीवी से बात करता है कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहेगा और राजकुमार को खत्म कर देगा। अब भागवत काफी परेशान था कि तभी उसको एक नाम याद आता है जो कि था देवलोक लॉज, लेकिन अभी तक 19 केसेस में किसी भी देवलोक लॉज का नाम नहीं मिला था और राजकुमार बहुत ही शार्प है, वो नेम्स में गलती नहीं कर सकता। अब भागवत अपनी टीम को काम पर लगाता है तो उनको इस इलाके में 3 ऐसे लॉज मिलते हैं जिनके नाम देवलोक थे और एक लॉज के अंदर रिसेप्शन पर राजकुमार को पहचान लिया जाता है। उस एरिया के पुलिस स्टेशन में बात करने पर भागवत को पता चलता है कि हाँ, एक लड़की बाथरूम से मिली थी लेकिन वो जिंदा थी। इसको सुनकर भागवत को एक सुकून मिल जाता है। वो उस लड़की को ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक जाता है जहाँ पर उसे लड़की का नाम शालू पता चलता है, जिसे एक नर्स ने ट्रीट किया था। भागवत नर्स से मिलता है जिससे उसको पता चलता है कि शालू को दवाई से डर लगता था, तो उसने दवाई को चाट कर छोड़ दिया और 40 दिन तक वो कोमा में रही थी, यानी कि वो बच गई। उसने पूरा का पूरा साइनाइड नहीं लिया था। कोमा से जागने पर वो दिन भर रोती रहती थी और डिप्रेशन में चली गई थी और अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी भी हो चुकी है और वो एक नए नाम और पहचान के साथ अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश है, यानी कि उसने अपना पास्ट भुला दिया है। खैर अब भागवत उससे मिलने की जिद करता है तो नर्स उसे शालू का पता बता देती है, क्योंकि ये केस काफी जरूरी था और इसी के चलते राजकुमार को जेल हो सकती थी। अब भागवत शालू से मिलने जाता है और उससे गुहार लगाता है कि वो आकर कोर्ट में गवाही दे दे, लेकिन शालू ये कहती है कि उसे डर लगता है। उसकी जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था और फिर उसे एक आदमी मिला जिसने उसे घर दिया, परिवार दिया और अब वो फिर से पलट कर उस नर्क को नहीं देखना चाहती। भागवत उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद वो मान जाती है, लेकिन उसका पति इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि फिर समाज उनको परेशान करेगा। अब एक दिन हिम्मत करके वो कोर्ट आ जाती है, जिसको देखकर राजकुमार हिल गया था क्योंकि शालू कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। जी हाँ, जो कि उस दिन बच गई थी क्योंकि उसको दवाई से डर लगता था और उसने खाली साइनाइड को लिक किया, जिसके बाद वो 40 दिन तक कोमा में रही थी। खैर फाइनली वो गवाही दे देती है और राजकुमार को सभी मामलों में दोषी ठहरा दिया जाता है, जिसमें एक में उसे फांसी की सजा भी मिलती है। ये केस 14 साल तक चला था और राजकुमार ने रहम की गुहार भी लगाई थी, लेकिन मीरा के साहस और भागवत के संकल्प के आगे उसको सजा मिल जाती है। और इसी के साथ में भागवत चैप्टर 1 राक्षस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस बेहतरीन थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।